हेलो एवरीवन, आईडीटी मई 26 का जो एग्जाम हुआ था जब ना सीए फाइनल का, उसके एमसीक्यूज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो हमारा पवन इज एंगेज्ड वाला, पवन इज एंगेज में सबसे पहले हमें क्वेश्चन 4 रिलेटेड कंटेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 एक बार अपन जल्दी से पढ़ते हैं। क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पवन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 ऑन विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स। यानी अक्टूबर के केस में उनका जो पवन जी है, इनका टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई कितना है, एक बार देख लेते हैं। पवन जी कौन है? ये क्या है? डेल क्रेडिट एजेंट है। डेल क्रेडिट एजेंट जो कि अपने ओन नेम में इनवॉइस इशू करते हैं, यानी शेड्यूल 1 वाले एजेंट। तो इनके केस में अपन सबसे पहला पॉइंट हमारा इंटरेस्ट रेट जो आउटवर्ड सप्लाई है 21 लाख का, वो इंक्लूड कर लेंगे। सेकंड पॉइंट में जो इन्होंने अर्न करा इंटरेस्ट कस्टमर से, वो भी इंक्लूड कर लेंगे। थर्ड वाला तो आरसीएम सप्लाई, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें टोटल टर्नओवर कितना है इनका? 21 लाख प्लस 1,25,000 यानी 22,25,000। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद हमें कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है हमसे अमाउंट ऑफ एलिजिबल ग्रॉस आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस मेड विद मेसर्स कैजुअल कंफर्ट्स लिमिटेड। कैजुअल कंफर्ट्स के साथ जो इनका ट्रांजैक्शन हुआ, यानी जो इनवर्ट सप्लाई हुई होगी, उसमें ग्रॉस आईटीसी कितना है। चलो एक बार देख लेते हैं कैजुअल कंफर्ट्स के साथ इनका कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। सबसे पहला हुआ है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स कैजुअल कंफर्ट्स बीइंग अ डीसीए, नो कंसिडरेशन वाज पेड, यानी शेड्यूल 1 वाली सप्लाई। शेड्यूल 1 वाली सप्लाई में कवर हो जाएगा 4 लाख का, हमें 18% की इसमें जीएसटी रेट है, यानी 72,000 तो इसमें आईटीसी मिल जाएगा। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है? रिसीड फ्री ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यानी ये सर्विस है, सर्विस शेड्यूल 1 में कवर नहीं होती, यानी फिफ्थ वाला पॉइंट ग्रॉस आईटीसी में कवर नहीं होगा। तो इनका ग्रॉस आईटीसी का अमाउंट कितना आ जाएगा? सिर्फ 72,000। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा 72,000 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे हमारे पास कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, ये दो अपन ने देख ली। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ आईटीसी रिवर्स अर्लियर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने क्या बोला? ही हैज रिवर्स एन एलिजिबल आईटीसी, मैं पढ़ रहा हूँ पॉइंट नंबर 6। He had reversed an eligible ITC, eligible IGST input tax credit of 20,000 in the month of October 2024 in respect of an invoice received in March 2024, ITC on which was claimed in March 2024 itself. For the reason being, supplier did not file his GSTR3B in respect of said invoice. He came to know that the supplier has filed. अब उन्होंने फाइल कर दी और उनको रिक्लेम करनी है। क्या रिक्लेम पर कोई लिमिट होती है? नहीं, रिक्लेम पर कोई लिमिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ही कैन रिक्लेम आईटीसी फ्रॉम सेप्टेम्बर 2025। उसके ऊपर कोई रिक्लेम की कोई लिमिट नहीं होती है। चलो इसके बाद हमारे पास कौन से क्वेश्चन से पॉइंट दे रखा है? ये पर्पल वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में? Pawan seeks your advice regarding the date up to which the books of accounts and other records for the financial year 2020-21 need to be retained. Your advice अपने को बोला है रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करना है। आइडियली जो एनुअल रिटर्न की डेट होती है उससे 72 मंथ्स अपन देखते हैं, और अगर अपील डिस्पोज का केस है तो उस डेट से 1 ईयर विच एवर इज लेटर, यानी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? लेटर ऑफ 1 और 2। फर्स्ट वाला कौन सा है? जो हमारी एनुअल रिटर्न की डेट है, अगर एनुअल रिटर्न की डेट 28 फरवरी 2022, उससे 72 मंथ्स। क्या आया? 28 फरवरी 2028। अपील कब डिस्पोज हुई? 31 अक्टूबर 2025 को, उससे 1 ईयर 31 अक्टूबर 2025। लेटर कौन सी डेट है? लेटर हमारी कौन सी आ गई? 2020, सॉरी 31 दिसंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026। तो हमारी लेटर वाली डेट कौन सी आ गई इसमें? 28 फरवरी 2028। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा मैंने? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आ गया ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी 2028 इसकी क्या हो गई? डेट हो गई, जब तक हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ दे रखा है ग्रीन वाला, क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्योर लेबर सर्विसेज एग्जाम सप्लाई कितना होगा? एग्जाम सप्लाई कितना होगा अपन देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या ये एग्जाम नहीं? ये एग्जाम नहीं होगा, टैक्सेबल होगा 5 लाख। सेकंड वाला भी कमर्शियल यूनिट है, टैक्सेबल होगा 7 लाख। हाँ, थर्ड वाला PMAY गवर्नमेंट स्कीम वाला है जो कि एग्जाम होता है, यानी 9 लाख। चलो क्या पूछा था अपने से क्वेश्चन 3 में? इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रपोज एग्जाम कितना होगा? सिर्फ 9 लाख का एग्जाम होगा। चलो मेरे सबसे अपन ने सारे के सारे इसमें एमसीक्यू कर ली। हाँ ये वाला कर लिया, हाँ ये वाला रह गया अपना। इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग अरेंज बाय पवन फॉर हिज एग्जीक्यूटिव प्लेस ऑफ सप्लाई, ये B2B का केस है। B2B के केस में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, यानी लोकेशन ऑफ पवन। लोकेशन ऑफ पवन कहाँ का है? पवन कोची का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला अपन ने देख लिया, फोर्थ वाला अपन ने देख लिया, और फिफ्थ वाला भी अपन ने देख लिया, सिक्स्थ वाला भी अपन ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने से क्या पूछ रहा है? ये प्री डिपॉजिट का अमाउंट पूछ रहा है। प्री डिपॉजिट का अमाउंट पूछ रहा है, तो प्री डिपॉजिट के केस में जब जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल का केस होता है, जब अपने को फाइल करनी होती है एपिलेट ट्रिब्यूनल में अपील, उस केस में प्री डिपॉजिट का अमाउंट कितना होता है? सबसे पहले एडमिटेड टैक्स, एडमिटेड टैक्स का
एडमिटेड टैक्स का तो पूरा वाला अमाउंट यानी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का फुल अमाउंट, और जो डिस्प्यूटेड टैक्स होता है उसका 10%। और डिस्प्यूटेड टैक्स के केस में अगर ये आईजीएसटी का केस है, जो कि इस क्वेश्चन में आईजीएसटी का केस है, मैक्सिमम अपन कितना लेते हैं 40 करोड़। तो सबसे पहले अपन एडमिटेड टैक्स का अमाउंट देख लेते हैं, यानी 200 + 20, टैक्स भी लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, पेनल्टी भी लेंगे। तो 200 + 20 + 10 230, ये हमारा एडमिटेड टैक्स का अपन ने अमाउंट निकाल लिया। और इसके बाद जो हमारा डिस्प्यूटेड टैक्स है, टोटल टैक्स कितना है 1400 करोड़, उसमें से 200 तो अपन ऑलरेडी एडमिट कर चुके, तो डिस्प्यूटेड कितना बचा 1400 - 200 1200 का, इसका 10% 120, लेकिन कितना मैक्सिमम है अब आईजीएसटी के केस में 40 करोड़। तो जो हमने 230 निकाला उसमें अपन 40 करोड़ ऐड कर देंगे, यानी 270 करोड़ का क्या हो जाएगा, इनका प्री डिपॉजिट का अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 7 अपन ने सॉल्व कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहे हैं, हमारे बैगेज से रिलेटेड कस्टम का क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कंप्यूट द नेट वैल्यू ऑफ बैगेज लायबल फॉर कंसेशनल कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के लिए लायबल बैगेज कितना है। इसमें सबसे पहले मिसेस सिन्हा के लिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि मिसेस सिन्हा इंडियन रेसिडेंट रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर 13 मंथ्स, यानी मोर देन 12 मंथ्स के बाद ये रिटर्न हुई है, विथ हर डॉटर मिस नीवा एजेड 1.5 ईयर, यानी ये मिस नीवा जो है वो क्या है, इन्फेंट है। चलो सबसे पहले अपन मिस सिन्हा की बात करते हैं। यूज पर्सनल इफेक्ट्स एग्जेम्प्ट होते हैं हमेशा, इस पर कोई ड्यूटी नहीं होती। ज्वेलरी, क्योंकि ये लेडी है और लेडी में विद इन रेंज है 40 ग्राम्स तक का अमाउंट है, 1 लाख तक का अमाउंट में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा ज्वेलरी भी। लैपटॉप एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 18 ईयर से ज़्यादा की एज है, अडल्ट हैं ये, क्योंकि इनकी बेटी भी है, तो इस तरह से अपने वो डेटा समझ में आ गया कि ये अडल्ट हैं और मतलब मोर देन 18 ईयर्स की एज है, तो लैपटॉप भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा इनका। और जो अदर आर्टिकल्स हैं वो विद इन 50,000 की रेंज में है, तो अदर आर्टिकल्स भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। यानी मिस सिन्हा के केस में तो इनकी ड्यूटी जो है वो निल होगी, यानी मतलब निल के अमाउंट पे, मतलब जो बैगेज लायबल टू कस्टम ड्यूटी है वो निल है। मिस नीवा के केस में सिर्फ जो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, बाकी लायबल होता है। यानी लायबल कितना हो जाएगा, एक तो 50,000 + 35,000 + 25,000 यानी 1,10,000। तो मिस सिन्हा के केस में निल और मिस नीवा के केस में 1,10,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द रिक्वायर्ड रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट वाली। U&V Limited, having registered office in Mumbai, imported a new industrial chemical from Germany on 25th September 2025. The proper officer of the custom do not determine the correct custom duty without a lab report. So goods were assessed provisionally on 1st October 2025. तो जब प्रोविजनल असेसमेंट डेट होती है उससे 14 मंथ्स अपन गिनते हैं, यानी 1 दिसंबर 2026। ऑप्शन नंबर सी हमारा। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द रिक्वायर्ड रिपोर्ट, क्या हो जाएगी 1 दिसंबर 2026, 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। कब हुआ प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट, 1 अक्टूबर 2025 को, 14 मंथ्स क्या हो जाएंगे 1 दिसंबर 2026। ऑप्शन नंबर सी। चलो ये हमारा दूसरा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो आ गया। सबसे पहले इसमें अपने को क्वेश्चन नंबर 13 से रिलेटेड, ये मेरे को कलर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 अपन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछ रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी ऑफ सुजा एंड कंपनी रिलेटेड टू द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। सबसे पहली बात है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर है, इसमें अपन इनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी आएगी। चलो इनका टर्नओवर कितना है, 10 लाख का टर्नओवर है, उसमें से 3 लाख क्या है, सर्विस का है। सर्विस की अपने को लिमिट पता है कि कितनी होती है, प्रीवियस टर्नओवर, जो प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है उसका 10%, और 5 लाख विच एवर इज हायर। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 100 लाख, उसका 10% 10 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर यानी 10 लाख। क्या ये 10 लाख की लिमिट के अंदर फॉल कर रहा है 3 लाख, हाँ, यानी 3 लाख पूरी की पूरी सर्विस हमारी एलिजिबल है, यानी पूरे के पूरे टर्नओवर 10 लाख हमारा एलिजिबल है। उस पर अपन टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, 0.5% CGST, 0.5% IGST। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5,000 ईच फॉर CGST एंड SGST। चलो उसके बाद हमारा कौन सा पैराग्राफ दे रखा है हमें, ब्लैक वाला, क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज फॉर द मंथ ऑफ May 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परमिटेड, यानी वो कॉम्पोजिशन में जो अपनी कंडीशन होती है ना, कौन सी एक्टिविटीज अपन नहीं कर सकते, वो पूछ रहा है कौन सी नहीं कर सकते ये। चलो एक बार देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ May 2025 द फर्म प्रपोज द फॉलोइंग टू मेक इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ इट्स गुड्स थ्रू ऑनलाइन ई-कॉम प्लेटफॉर्म, ये अलाउड है। सेकंड, टू सप्लाई गुड्स टू नियर बाय स्टेट, नहीं, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते कॉम्पोजिशन वाले, ये अलाउड नहीं है। टू डील इन न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज बिल्डिंग ब्रिक्स एंड रूफ टाइल्स, ये भी अलाउड नहीं है, यानी 2 and 3 अलाउ नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके बाद हमें कौन सा पैराग्राफ रिलेटेड दे रखा है, ये ब्लैक वाला अपन ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 15 रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, The firm will be liable to pay tax of amount each under CGST and SGST under reverse charge mechanism for July 2025। चलो देख लेते हैं एक बार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इनको जुलाई 2025 में कितना पे करना है। क्वेश्चन नंबर
15 हमारा सबसे पहला, टुक ऑन रेंट अ कमर्शियल प्रीमाइस फॉर बिजनेस पर्पस फॉर रेंट ऑफ ₹50,000, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज अ पेंशनर एंड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो एफसीएम तो हो नहीं सकता, और ये कॉम्पोजिशन है तो ये आरसीएम भी नहीं होगा, यानी ना तो आरसीएम होगा ना एफसीएम होगा, इसका मतलब इस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा, तो ये मतलब ये वाला अमाउंट आरसीएम के अंडर कवर नहीं होगा। सेकंड वाला, अवेल्ड सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर इट्स गो डाउन एंड पेड 30,000 as per bill raised by the supplier provided who is not a registered person। तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट 2 रजिस्टर्ड पर्सन अगर होता है तो आरसीएम होता है। क्या इसमें 2 रजिस्टर्ड पर्सन है? 2 रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी हमारा आरसीएम नहीं होगा, यानी दोनों पॉइंट में ही आरसीएम नहीं है। तो आरसीएम से हमसे पूछा क्वेश्चन में कि आरसीएम लायबिलिटी कितनी है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर निल हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर निल, ऑप्शन नंबर बी। चलो उसके बाद हमने कौन सा वही पढ़ा है, रेड कलर वाला क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा ये, इसमें अपन से कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ग्रीन कलर। क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ आईटीसी एलिजिबल टू बी क्लेम्ड बाय द फर्म ऑन स्विचिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू रेगुलर स्कीम। जब कॉम्पोजिशन से रेगुलर स्कीम में आता है अपन एक प्रीसीडिंग डे वाला इसमें डेटा क्या देखते हैं, चेक करते हैं। चलो कब गया ये, लिमिट 150 लाख की क्रॉस कर दी इन्होंने 25 अगस्त 2025 को। अपन एक प्रीसीडिंग डे वाला चेक करते हैं, यानी 24 अगस्त 2025 का डेटा अपन इसमें चेक करेंगे। ये दिख रहा है हमारा 24 अगस्त 2025 का डेटा। टोटल आईटीसी कितना है, 1,40,000। चलो 1,40,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द फर्म एंड ग्रीन डॉट कोरियर्स द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, the place of supply will be during the month of October 2025 the firm made a contract for supplies of goods to Kamla Limited registered in Kanpur, consignment was sent to Dubai। यानी ये क्या है, B2B है। B2B के केस में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो उसके बाद हमसे ये पर्पल वाला कलर, ये कौन सा होता है, नेवी ब्लू होता है शायद ये कलर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 12 में in respect of retired partner he will be liable for tax, interest and penalty of the firm due up to which date, यानी किस डेट तक का इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स उस रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है। चलो अपन इसका डेटा पढ़ते हैं एक बार। One of the partners of the firm retired on 30th September 2025. GST consultant was advised to report the same to GST authority by filing necessary amendment within 10 days, but the firm missed the oversight and filed amendment by 28 अक्टूबर 2025। लेकिन हमारी इसमें लिमिट होती है विद इन 1 मंथ ऑफ रिटायरमेंट डेट की। 30th सितंबर से विद इन 1 मंथ इन्होंने इंटीमेट कर दिया, क्या हाँ कर दिया, 28 अक्टूबर 2025 तक, यानी विद इन 1 मंथ कर दिया। इसलिए उनकी जो अप टू कौन सी डेट तक, रिटायरमेंट की डेट तक, यानी 30 सितंबर 2025 तक की ही उन पर जीएसटी लायबिलिटी अकर होगी, किस पे, रिटायरिंग पार्टनर पे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर अपन 30 सितंबर 2025, ऑप्शन नंबर बी। चलो मेरे हिसाब से अपन ने इसमें भी सारे एमसीक्यू कर लिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने देख लिया, क्वेश्चन 11 देख लिया, 12 देख लिया, 13 देख लिया, 14 देख लिया और 15 भी देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ अपने एमसीक्यू अच्छे से करे होंगे। हाँ, थोड़े से एग्जाम में अगर अपन केस सिनेरियो के साथ साथ अपन जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे तो थोड़ा सा बिल्कुल कन्फ्यूजन और मिस्टेक्स के चांसेस रहता है, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करूँगा कि आपके एमसीक्यू बहुत अच्छे हुए होंगे, आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।